अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी तीखे तेवर। शाम ढलते ही अशोक थका हुआ घर आया। उसकी इच्छा हो रही थी जल्दी से बिस्तर मिले और आराम करूं। शरीर उसका काबू नहीं आ रहा था। घर में दाखिल होते ही वो बेडरूम में पहुंचा, बिस्तर पर आ पड़ा। वक्त के तीखे तेवरों ने उसे बहुत थका रखा है। पत्नी ने देखा तो वो पीछे पीछे आ पहुंची। उसकी हालत देखकर बोली, कपड़े तो निकाल लिए होते, लाओ मैं निकाल दूं। मुझे छेड़ो मत, पड़ा रहने दो। कुछ बोलने की इच्छा नहीं करती है, बड़ा थका हुआ हूं। अशोक सुस्त भाव में बोला, हो सके थोड़ी एक कप चाय गरम गरम पिला दो, जब तक मैं आराम कर लेता हूं, बहुत थक गया हूं। लाओ मैं कपड़े निकाल दूं, पानी में तर हैं, बदबू मार रहे हैं। कपड़े निकालने से शरीर को आराम भी मिलेगा। पत्नी ने कपड़े निकालकर खूंटी पे टांग दिए। कुछ रुपए हैं कुर्ते की जेब में, निकाल लो। अशोक पालथी मारकर बोला, कहीं खो जाएंगे तो गरीबी में आटा गीला हो जाएगा। वैसे फटाफट तुम चाय बनाकर ले आओ, अभी जाती हूं। पत्नी ने आश्वासन दिया। अशोक पालथी मारी, बड़ी थकान है, शरीर बहुत दर्द कर रहा है। न जाने कब दिन सुधरेंगे, कब तक झेलना पड़ेगा ये सब। ईश्वर चाहेगा अब जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। पत्नी बोली, मेरी आत्मा कहती है जल्दी ही दिन सुधर जाएंगे। ये सब मन का भ्रम है, अशोक बोला। यही सोचते ये सब झेलते आ रहे हैं। अब तो शरीर भी जवाब देने लगा है। थोड़ा सा काम क्या कर लेता हूं, थकान सी चढ़ जाती है। जब सुख झेलने की उम्र आई है, दुख भोग रहा हूं। कोई भी सहयोग करने वाला नहीं है। सभी बनी बनी के रिश्ते होते हैं, यहां कोई किसी को नहीं पूछता। आप आराम करो, थके हुए हो, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। पत्नी चाय बनाने को रसोई की ओर चली गई। पत्नी समझती थी इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ झेला है, काफी उतार चढ़ाव देखा है। जब अच्छा काम था, सुख था, सभी अदब से बात किया करते थे, आगे पीछे घुमा करते थे, सभी के भले थे। कितने लोग इस शहर में इनके सहयोग से आज बुलंदी पर हैं, पर कोई सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं कर रहा। यही सबसे बड़ा इन्हें दुख है। पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए इस उम्र में कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। वो पति का दुख दर्द समझती थी, इसी कारण समय समय पर उसका साहस बढ़ाई रहती है। सच्ची पत्नी और उसका यही धर्म होता है, दुख में पति के दर्दों और भावनाओं को समझकर कदम कदम पर साथ दे। ऐसी स्थिति में पति पत्नी का संबंध और प्रगाढ़ हो उठता है। इसमें मधुरता आती है। इससे बड़े से बड़ा दुख हल्का लगता है। आदमी को नाजुक समय में इस व्यवहार से पत्नी के माध्यम से नई ऊर्जा प्राप्त होती है। दुखों से डटकर आगे बढ़ता रहता है। सफल पत्नी के यही लक्षण होते हैं। इधर बिस्तर पर लेटे लेटे अशोक को स्वार्थी रिश्तेदारों और मित्रों के स्वभाव की रेखाएं उभरने लगी थी। सबका लाड प्यार उसने इतने दिनों में देख लिया था। ऐसा कोई दोस्त और रिश्तेदार न हो जिसकी सहायता उसने न की थी। उस पर पड़ी है तो उसे लोग पहचानते नहीं। सीधे मुंह बात करना तो दूसरी बात रही है। वो बहुत कुछ सोचने लगा था। पत्नी चाय लेकर आ पहुंची। लीजिए चाय। पत्नी ने चाय थमा दी। अशोक की गंभीरता को वो भांप गई थी। खामखा में निरर्थक चिंता मत किया करो। इस तरह से दिमाग में भी और परेशानी हो उठती है। जीवन में दुख सुख तो चलता रहता है। इससे घबराने वाला जीवन संघर्ष में हार जाता है। ईश्वर की कृपा होगी, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे मोड़ पर तुम्हारा साथ हो रानी, और मैं घबरा जाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूं तुम जैसी पत्नी हर आदमी को दे। अन्यथा आजकल की औरतों को मैं भली भांति समझता हूं। सुख में तो पति को बहुत प्यार करती हैं, दुख में रात दिन कोसती हैं। सब पत्नियां ऐसी नहीं होती हैं। रानी मुस्कुराई। जो पत्नी दुखों में पति को कोसे, मैं उसे पत्नी नहीं गैर औरत समझती हूँ। ऐसी औरत पत्नी के नाम पर कलंक होती है। तुम ठीक कहती हो रानी, पर हर पत्नी ऐसी नहीं समझती। वो तो अपना दुख सुख देखती है, पति का नहीं। यही कारण है अच्छे भले परिवारों के टूटने का। अपने पड़ोस की शर्मा जी को देख लो, कितना प्यार था पति पत्नी में। लोग आश्चर्य करते थे। आज पूरा मोहल्ला गंधा रहा है दोनों की रात दिन की कांव कांव से। मोहन बाबू को देख लो, उनकी घरवाली सुशीला निकली है तो वो न समझी का व्यवहार पत्नी से करके उसे परेशान करने में लगा है। न जाने कैसा इंसान है, प्यार से रहना नहीं सीखता रहा है।
पता नहीं क्या पढ़ा लिखा है, अशोक ने कहा। लोग हमें क्या लेना देना, रिपीट। होगा, हमें क्या लेना देना। रानी ने बात को मोड़ने का प्रयास किया। मुझे अपना घर देखना है, दूसरों से हमें क्या लेना देना। अपनों को हमने हमेशा देखा भाला, वे साथ छोड़ गए तो दूसरों को देखने से क्या लाभ होगा। अब तो ये सीख मिल गई है, यहाँ अपनी मौत मरना है, अपनी मौत जीना है, सबके साथ भलाई करके देख लिए। तुम ठीक सोचती हो रानी, काश मैंने कुछ अपना भला सोचा होता तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। अशोक गंभीर हो उठा। मुझे गैरों से कोई शिकवा नहीं है, मुझे तो अपनों ने नीचा दिखाने की कोशिश की है, सदैव कमजोर बनाने की नीति चली है, किस पर नाज करूं। छोड़ो उन पुरानी बातों को, रानी ने समझाया। खाने में क्या खाओगे, क्या बना दूं? जो इच्छा हो बना लो, सुबह जल्दी काम पर निकल जाऊंगा। अशोक बोला। जो खाओ बना दूंगी, रानी ने कहा। आलू मटर बना लो, सुबह ताजी रोटी बना देना, सब्जी यही काम आ जाएगी, अशोक ने बताया। चाय और चाहिए ले आऊं, रानी ने पूछा। नहीं, बस एक ही कप काफी है। मेरी बाल्टी भर देना, थोड़ी देर बाद नहा लूं, सारा शरीर पसीने से चिपचिपा रहा है। ठीक है, सब्जी काट लूं, भर दूंगी। रानी उठकर चली गई। समय की अंगड़ाई और बच्चों के सहयोग ने अशोक को साहस संघर्ष के लिए और उत्साहित कर दिया। सुबह उठते ही उसने पूजा अर्चना की, काम के लिए नाश्ते के बाद बाहर निकल गया। अशोक के जाते हुए रानी ने अनुरोध किया था कि पिंकी को दुकान खोलने की आज्ञा देते जाएं। उसे विश्वास दिलाया था कि वो अब किसी प्रकार की शिकायत का मौका नहीं देगा। पहले तो वो बहुत नाराज हो उठा था। तुम्हें मालूम है रानी, पिंकी की वजह से इस गरीबी में कितनी रकम की चपेट में आ गया हूं। सब कुछ जानते हुए भी उसकी तरफदारी कर रही हो। उसे तो यारी दोस्ती निभाने की पड़ी है, बिजनेस क्या संभाल पाएगा। मैं अब और नहीं झेल सकूंगा, इससे बेहतर है दुकान बंद रहे। सिर दर्द तो नहीं रहेगा किसी बात का, उसे यारी दोस्ती निभा लेने दो। जब ठोकरें खाएगा तो दिमाग सही हो जाएगा। पिंकी अभी बच्चा है, धीरे धीरे जिम्मेदारी समझ जाएगा। रानी ने पति से पुनः आग्रह किया था। आहिस्ता आहिस्ता आदमी सब सीख जाता है, पिंकी भी सीख जाएगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मेरा विश्वास है अब वो शिकायत का मौका नहीं देगा। ये तुम्हारा विश्वास है ना, उसका नहीं, अशोक ने नाराजगी दिखाई। तुम उसकी सिफारिश मत करो, इस बात को मैं नहीं मान सकता। हाँ, तुम मेरी बात क्यों मानोगे, मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ। एक एक रानी पति से उखड़ गई। इतनी खुशामद अगर पत्थर से मैं करती तो उसके दिल में भी दया का सागर उमड़ पड़ता। कैसी बातें करती हो रानी, अशोक ने कहा। छोड़ो, चापलूसी मत करो। मेरी बात कभी मानी है जो आज मेरी बात मानोगे। मैं समझती थी पहले की तरह ही जिद्दी रहोगे। तुम्हारी जिद के आगे मैं क्या, भगवान भी हारा है। कहते कहते रानी की आंखों में पानी भर आया। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो रानी, अशोक ने पत्नी को फुसलाने का प्रयास किया। मेरी बात पर गौर करो, मैं जो कहता हूं ठीक ही है। मैं तो बुद्धू हूं, कुछ भी नहीं समझती हूं। रानी सुबह उठी थी। ठीक है, तुम जैसा समझो, अशोक मुस्कुराया। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। वो अंदर गया और अलमारी की दराजें खोली, चाबियां लाकर रानी के हाथों रख दी। लो, तुम जैसा ठीक समझो वैसा करो। अब खुश हो ना? अच्छा, मैं काम पर चलता हूं। वो चला गया। उसके चले जाने पर रानी ने उन बातों पर गौर किया। वो सोचने लगी थी, पिंकी के पापा सही कहते हैं। अगर इसने जिम्मेदारी से काम संभाला होता तो लाभ नहीं तो घाटा भी नहीं होता। दुकान बंद होने की नौबत नहीं आती, न इतना किसी का कर्ज होता, न तगादे वाले अनाप शनाप बोलकर चले जाते। उन्हें इतना अपमान नहीं झेलना पड़ता। पिंकी के बच्चे की वजह से आज सब झेलना पड़ रहा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि इस दरवाजे पर कोई अशोभनीय बातें बोल आया। आज सुबह सुबह मोतीलाल सेठ और नन्हे सेठ बारी बारी से आ टपके। अशोक बाजार गया हुआ था। खरीदारी करते समय उसे रामदास मिल गया। व्यापार की बातें करते करते न जाने कब दोपहर सा होने को आया था। अशोक घर न मिला। सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ आग बबूला उठे थे। देखो, अशोक से बोल देना, एक हफ्ते के अंदर मेरी रकम नहीं दी तो अच्छा नहीं होगा। लेने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें बना रहा था, देने के लिए मुंह छिपाता फिरता है। सेठ मोतीलाल ने आंखें लाल पीली करते हुए कहा। मेरे रकम की एक एक पाई नहीं चुकता की तो मैं ब्याज वसूल करना जानता हूं, नन्हे सेठ ने कहा। लेते समय अपने पराये की बड़ी दुहाई दे रहा था। देने के वक्त बहाना बनाता है। 1 साल से अधिक हो गया है। मेरी आदत समझता है, उसे समझा देना।
अब और दिन टाल मटोल नहीं चल सकेगा। अगर मुझे जरा भी मालूम होता अशोक की नीयत में खोट होगी तो मैं कौड़ी उधार नहीं देता। रानी को पति का अपमान बर्दाश्त न हो पा रहा था। क्रोध की घूंट पिए जा रही थी, जिससे फर्श पर अंगूठे को दरवाजे के सहारे रगड़ रगड़ कर लाल कर लिया था। खून रिसने लगा था उसमें से। नन्हे सेठ बोल ही जा रहा था। आखिर उसका मौन टूट पड़ा। सेठ जी, आप इतनी रकम के लिए मुझे बहुत कुछ कह चुके हो। जो नहीं कहना चाहिए था वो भी आपने कह दिया। रानी गरम मिजाज में बोली। जब आप नए नए इस शहर में आए थे तो उन्होंने आपको दोनों हाथों से खुलकर सहयोग किया था। 5 साल के बाद आपने रकम अदा की थी, वो भी किस्तों में। वो दिन आप भूल गए, सारा एहसान भुला दिया। मैं औरतों के मुंह नहीं लगता हूँ, अशोक को बता देना। नन्हे सेठ तेवर दिखाकर चला गया। गर्मा गर्मी सुनकर अंदर से पिंकी आ गया। कौन है नालायक जिसे मेरी माँ से बात करने की तमीज नहीं है? पिंकी जोश में बोला। तू चल अंदर। तू ही सही होता तो ये दिन देखने को नहीं मिलता। तेरे कारण आए दिन मुंह का पानी उतरने लगा है। चल अंदर। जो इस घर के सहारे उठे हैं वही तेवर दिखाने लगे हैं। इन तेवरों से ये घर किसी से डरने वाला नहीं है, किसी के भी नाजायज तेवरों के झांसे में आने वाला नहीं है। रानी बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। क्रोध में तेवर चढ़े थे। ये क्या मम्मी? अंगूठे को रगड़ रगड़ कर छील लिया। कितना खून बह रहा है? पिंकी ने बहते हुए खून को देखते हुए कहा। पापा को पता चलेगा, बहुत नाराज होंगे। मालूम है आपकी तकलीफ से वे कितने दुखी हो उठते हैं। पापा को कुछ न बताना, पूछेंगे तो बहाना बना दूंगी। इस बार रानी के तेवर सिमट गए थे। मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। पिंकी डॉक्टर लेने चला गया। अचानक अशोक आ पहुंचा। फर्श पर बहते खून को देखकर तेवर तीखे उठे। डॉक्टर भी आ पहुंचा। ये तुमने क्या कर लिया है? क्या बात हो गई? अशोक ने पूछा। पिंकी से कुछ बातचीत हुई है क्या? बोलती क्यों नहीं हो? वो डॉक्टर के सामने गर्म हो उठा। उसे शक उठा कि कोई न कोई गंभीर बात जरूर है। गुस्से में वो कुछ न कह सकी। तभी इसने पैर के अंगूठे पर सारा गुस्सा उतार दिया है। कुछ नहीं हुआ, थोड़ी सी खरोच लग गई थी, खून निकल आया है। खामखा में आप परेशान हो रहे हैं। रानी ने बात छिपाने की कोशिश की। ये खरोच लगी है? अशोक के तेवर अभी भी तीखे थे। क्यों सच्चाई को छिपा रही हो? पिंकी से कुछ जरूर बात हुई है। आने दो पिंकी के बच्चे को। मैं सोचता हूँ क्या हाथ उठाऊं बराबर के लड़के पर, लेकिन उसकी शरारतें बढ़ती जा रही हैं। ढील देने का मतलब ये नहीं औलाद माँ बाप के सिर नंगा नाचे। तुम्हें मेरी कसम है, पिंकी को कुछ मत कहना। उसका कोई दोष नहीं है, सारी गलती मेरी है। रानी पति के तीखे तेवरों को भांप गई थी। उसे शंका हो उठी थी, अगर मैं कुछ नहीं बोलती हूँ तो ये पिंकी पर बरस पड़ेंगे। हो सकता है हाथ भी उठा दें। बेकार में बाप बेटे में झड़प हो उठेगी। पिंकी दवाई लेकर आ जाए, डिस्पेंसरी भेज देना, उसे समझा दूंगा। उसी तरह से दवाइयाँ लेती रहना, हफ्ते 2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा, डॉक्टर बोला। डॉक्टर? अशोक सरल भाव में बोला। घबराने की कोई बात नहीं है, हफ्ते 2 हफ्ते में घाव ठीक हो जाएगा, डॉक्टर ने कहा। एक तरफ आप कहते हैं घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरी ओर आप समझा रहे हैं कि घाव हफ्ते 2 हफ्ते में भर जाएगा। हाँ, खाल के साथ भी मांस पूरी तरह से छिलकर गायब हो चुका है, डॉक्टर ने समझाया। केवल अंगूठे की हड्डी शेष है। इन्हें आप वादी की चीज़ों से परहेज रखें तो अच्छा है। डॉक्टर के चले जाने पर अशोक ने वही बातें दोहरा दी। मैं सच कहती हूँ, पिंकी से कोई बात नहीं हुई है। आप खाम में परेशान हो रहे हैं, रानी ने विश्वास दिलाया। फिर क्या बात है, क्यों छुपा रही हो? सच सच बताती क्यों नहीं हो? अशोक ने पुनः पूछा। मैं बताता हूँ पापा, संजू अंदर से आकर बोली। हाँ तू बता। ये तो कुछ बताएगी नहीं, अशोक बोला। मैं तेरी माँ की आदत अच्छी तरह से समझता हूँ पापा, संजू ने मुंह खोला। तू चल अंदर, अब बहुत बोलने लगी है तू, रानी ने संजू को डांट दिया। तू बता बेटी, अशोक ने कहा। डरती क्यों है? मैं जो हूँ। थोड़ा भी मुंह खोला तो संजू तुझे बहुत मारूंगी, रानी ने फिर उसे डपट दिया। तू बिल्कुल मत घबरा संजू, तू यहाँ से जाएगी नहीं। रानी ने उठने का प्रयास किया। चली जाएगी, चुपचाप लेटी रहो। पापा सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ आए थे, बहुत बुरा भला कह गए। मम्मी ने भी उन्हें खरी खोटी खूब सुनाई। मम्मी के बोल से उनके सारे तीखे तेवर ढीले हो गए थे। गई नहीं संजू की बच्ची तू यहाँ से, रानी जोश में उठी बैठी। दर्द के कारण वे पुनः बिस्तर पर लेट गई। संजू दूसरे कमरे में दौड़ गई। सेठ मोतीलाल और नन्हे सेठ के ज्यादा दिमाग खराब हो गए हैं, अशोक बड़बड़ाया। वक्त के तीखे तेवर हो गए हैं, जो देखो वही तीखे तेवर दिखाने लगा है। रानी ने अशोक को बहुत समझाया, तब जाकर वो माना। उसे भी इस बात की समझ है, नाजुक समय पर आदमी को झुककर चलना ही अच्छा होता है। इसी में उसकी जीत और समझदारी है। यही समझकर वो शांत रहा।
पिंकी भी दवाइयाँ दिखाकर डॉक्टर के यहाँ से वापस आ गया था। दुकान खुलने से बाजार के लोगों में आश्चर्य हो उठा। पिंकी रोज सुबह दुकान जाता, समय से बंद कर वापस आता। वो सब अशोक के विरोधियों को अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे दुकान की बढ़ती रौनक अन्य लोगों के दिलों में सांप लौटने लगे थे। आज शाम को काम से लौटने पर अशोक के हाथ पर 5,000 रुपये रख दिए। वो आज बहुत खुश था। पत्नी ने इन्हें इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। कहाँ से लाए थे? पत्नी ने आश्चर्य से पूछा। तनख्वाह के हैं, पेशगी मिली है, चुराकर नहीं लाया हूँ कहीं से, अशोक हंसकर बोला। कहीं काम मिल गया है क्या? लंबा काम ले लिया है? रानी ने पूछा। सेठ रामदास के यहाँ मुनीमी मिली है, 5,000 रुपये महावर पेशगी लाया हूँ। अशोक के चेहरे पर मीठी मुस्कान थी। सेठ रामदास बाजार में मिला। उन्होंने बताया हमें आप जैसा गुणवान आदमी दाल मिल के लिए चाहिए। मैंने बातचीत की, अपनी शर्त रखी, वो राजी हो गए। मैं भी तैयार हो गया। आज पेशगी ले आया हूँ। ऐसा लगता है मुझे अब वक्त के तेवरों ने अपना रंग बदल लिया है। मेरी आत्मा कहती है अब जल्दी ही वक्त के तीखे तेवर बदलेंगे। सो भगवान ने मेरी सुन ली है। मैं सुबह मंदिर जाकर भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। सुबह होते ही रानी, संजू और पिंकी नहा धोकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की तैयारी में लग गए। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक स्पष्ट दिख रही थी।